हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर हम इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से भी जान सकते हैं। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें अभी तक हमने देखो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत सारे मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या थी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के आया गया, कौन लेकर के आया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नीड फॉर एनईपी, राइट। फिर हमने पढ़े उसके एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स ही पढ़े थे। क्या क्या 3 एलिमेंट्स हैं, फटाफट से उनके नाम लिख करके बताना, ठीक है। वैसे मैं बता ही देती हूँ, चलो। वो तीनों एलिमेंट्स आपके क्या थे? LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में थे, पर हम क्या कर रहे थे इससे पहले, LPG पॉलिसी से पहले हम कोई और पॉलिसी यूज़ कर रहे थे और उसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जगह कुछ और 3 टर्म्स यूज़ करते थे। मैंने आपको बताया था क्या क्या थे वो। LQP, LPG की जगह हम LQP यूज़ कर रहे थे, पर अब आपको होमवर्क में ये बताना है, कमेंट में बताना है ये LQP का मतलब क्या है। हम ये जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी जगह LQP में क्या होता है, LQP का फुल फॉर्म क्या है एक तरह से, तो हम क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे थे और क्यों इनको हटाना पड़ा, आपको इनके नाम बताने, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक होगा एन अप्रेजल फॉर एनईपी। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ ली है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ तो ली है, पर अब हम ये तो देखें कि भाई उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स थे, क्या मतलब उससे चीज़ें अच्छी हुई और क्या बेकार भी हुई। क्योंकि देखो हर चीज़ के अगर कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं, अगर उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा कहीं ना कहीं। जैसे अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर इससे नुकसान भी बहुत है। लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी आंखें फूटी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। यही हमको इस वाले वीडियो में एनालाइज करना है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई गई थी, मतलब लेकर के आई गई थी, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। शुरुआत करेंगे हम मेरिट्स से। मेरिट्स मतलब इसकी क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या क्या फ़ायदा हुआ आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स में, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड। तो हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हुई, यानी कि वो आगे अपग्रेड कर रही थी, डेवलप कर रही थी। कैसे डेवलप कर रही थी भाई? हमने क्या किया, बहुत सारी छूट हटा दी, बहुत सारी रोक टोक हटा दी। अब लोग इजीली ट्रेड कर पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, जिससे कि सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, वो और आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो हमारी कंट्री का GDP बढ़ रहा था, यानी कि उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही थी। तो GDP कितनी हो गई थी? एज हाई एज 8% पर एनम। 8% तक बढ़ी थी उस टाइम पे हमारी GDP, यानी कि फ़ायदा तो हुआ। ये पहला फ़ायदा है, यानी कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी बनी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है? स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टिमुलेशन मिला, यानी कि उसको आप कह लो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उसको और आगे बढ़ने का मौका दिया गया। और यही तो हुआ था, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उन पर से लाइसेंसेस हटा दिए थे। बस कुछ ही इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व करके रखा था कि इन पर लाइसेंस रहेंगे, और कुछ ही इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व करके रखा था कि पब्लिक सेक्टर के पास रहेंगी, पर बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दी गई और उन पर से लाइसेंसेस भी हटा दिए। हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं चाहिए कि भाई नई दुकान खोलें तो परमिशन, दुकान को एक्सपेंड करें तो परमिशन, दुकान को बंद करें तो परमिशन, ये सब हटा दिया गया था। तो इससे क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था, साथ ही साथ वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, प्रॉफिट खूब सारा अर्न कर रहे थे। और इसी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी, IT सेक्टर जो था इंडिया का, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि अब वो बाहर से भी ट्रेड कर सकते हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। तो यानी कि इंडिया का जो IT सेक्टर था, IT इंडस्ट्री थी, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला और उसको स्टिमुलेशन मिला। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई और साथ ही साथ उसका IT सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसके स्टिमुलेट किया गया। थर्ड हमारा आता है अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था ना, उस फिस्कल डेफिसिट मतलब आप कह लो फिस्कल पॉलिसी कौन लॉन्च करता है, ये मैंने आपको बताया था। फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर के आता है? सरकार। तो सरकार के पास जो पैसा है,
मतलब उसके जो कर्ज है, उसकी जो पेमेंट और रिसीट्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और लोन वोन भी लेते हैं, ठीक है, सरकार जो होती है हमारी। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कर्ज में है तो फिस्कल डेफिसिट बोला जाएगा। अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ या फिर कह लो ज़्यादा पैसा है, या फिर उसका एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फिस्कल सरप्लस में माना जाएगा, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट पर बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी नॉमिनल हो गया, बहुत ज़्यादा था तो कम हो गया। फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 3.5% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम 8.5%, यानी कि 5% की कटौती हुई। 8.5 से 3.5 आ गया, समझ पा रहे हो। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। ये समझ आया क्यों, क्योंकि भाई अब हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। तो 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा, वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका स्टिमुलेट किया गया। तीसरा, हमारा फिजिकल डेफिसिट पर चेक किया गया। अब आता है नेक्स्ट कि चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे भी चेक किया गया, या फिर इन्फ्लेशन भी कम हुआ एक तरह से। अब कैसे इन्फ्लेशन कम हुआ, अब क्या हो रहा है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, एलपीजी पॉलिसी आ गई है। अब हम खुले में ट्रेड कर सकते हैं और प्रोड्यूसर्स खुले में कुछ भी बना सकते हैं, उनको कोई परमिशन ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बाहर से सामान मंगाएं या फिर बाहर भेजें या फिर अपनी कंट्री में ही बनाएं या कुछ भी करें XYZ, उनको ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इससे क्या होगा, अब हमारे पास ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे कि नहीं, लोगों के पास ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होगी। तो इन्फ्लेशन क्या था, लोअर हो गया था, कम हो गया था ड्यू टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब उनका पैसा फैल गया, एक ही चीज़ पर नहीं खर्चा कर रहे हैं, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन कम हुआ, राइट। अब इन्फ्लेशन कम करना क्यों ज़रूरी है, ये आपको समझना है। इन्फ्लेशन देखो जब बढ़ जाता है ना, उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। मतलब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है लोगों के हाथों में। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियसली बैंक्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन कम रखना, कम मतलब ऐसा भी नहीं बहुत कम होना चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत कम भी खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा भी खतरनाक है। हर चीज़ कम ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब नॉमिनल होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को कम किया गया और ये हेल्प किया किसने, एलपीजी पॉलिसी ने। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर को सबसे ऊपर रखा गया, कंज्यूमर को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दी गई, ठीक है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डाइवर्स ग्लोबल मार्केट आर नाउ विद इन द ईजी रीच ऑफ द बायर्स। अब वो ईजीली कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई इनको बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स टेंडेड टू राइज। इससे क्या हुआ, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ा, और इससे क्या हुआ, ओवरऑल राइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल, और इससे उनका वेलफेयर बढ़ेगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, मतलब कंज्यूमर की जो सोवरेनिटी है उसको इम्पोर्टेंस दी गई, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। कंज्यूमर के लिए क्या गया कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, तो तुम ऐसे ऐसे करो, ठीक। नेक्स्ट आता है राइज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे ना, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बाहर का पैसा जो होता है, बाहर की करेंसी, वो हमारे पास बढ़ने लगी, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री रीच्ड अ गुड लेवल। इट इन्हांसेस द इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। अब ऑब्वियसली जब लोग बाहर के जो कंपनीज़ हैं वो देखेंगे कि भाई इनके पास तो अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आएंगे। वो मतलब एक अट्रैक्ट करेगी वो चीज़ बाहर की कंपनीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ को, कि वो हमारी कंट्री में, हमारे देश में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स को भी बढ़ाया गया एलपीजी के थ्रू, यानी कि एलपीजी ने इसमें भी हेल्प किया। और किस चीज़ में हेल्प किया भाई, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जस्ट अभी जो मैंने बताया कि भाई प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा ये सब चीज़ें। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब धीरे धीरे इसी से क्या हुआ, इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी एक कंट्री, या फिर आप कह लो एक, मतलब आप जैसे समझ सकते हो आज के टाइम पे इंडिया का कितना नाम है। आज की डेट की बात करूँ, इतना इंडिया का नाम पहले नहीं हुआ करता था। पहले इंडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता था। अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग में भी
जो अपर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। तो ऊपर वाली कैटेगरी में तो इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और सब सारी कंट्रीज़ को टक्कर दे रहा है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको टक्कर दे रहा है। तो मतलब इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने लगा है। लास्ट होता है अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो पहले क्या था, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर को इतना इन्वॉल्वमेंट दिया नहीं जाता था। बाहर की कंट्री से हमारे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम क्या था, ग्लोबल मतलब ट्रेड नहीं कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन नहीं थी पॉलिसी उस वक्त, या फिर बहुत सारे लाइसेंसेस और परमिशंस वगैरह हमको लेनी पड़ती थी। पर अब क्या है, हमारे पास छूट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे मोनोपोली नहीं रही है सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की, अब पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली नहीं रही है, अब प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की मोनोपोली नहीं है। जैसे पहले की मैं बात करूँ, बहुत पुराने के टाइम की बात, जैसे एसी और आपके पर्सनल कंप्यूटर्स या जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, उनमें सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स थे जिनका क्या था, मोनोपोली थी कि बस यही बेचते हैं। अब देखो एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे हर चीज़ में, चाहे मोबाइल फ़ोन ले लो, चाहे आप कॉस्मेटिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कपड़े वपड़े कुछ भी ले लो। तो ये क्या है, इससे क्या है, मोनोपोली हट गई है और कम्पिटिटिव मार्केट बन गया है इंडिया में एक। तो ये सारे आपके मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला क्या है, वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में आया इंडिया। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक स्टिमुलेंट मिला। अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हुआ। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। अब चेक ऑन इन्फ्लेशन भी कम किया गया। साथ ही साथ राइज इन फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हमारे। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आने लगा। इंडिया एक बहुत ही एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन गया और साथ ही साथ हम मोनोपोली मार्केट से कम्पिटिटिव मार्केट में शिफ्ट हो गए। तो ये सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं ना अब आपको। अब ऐसा तो है नहीं किसी एक चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हो, ऑब्वियसली उसके नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या कहते हैं, अब नुकसान आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। हम तो यार जब से ये सुनते आ रहे हैं बहुत अच्छी आप पॉलिसी है, सारा कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, सारी पाबंदियाँ हट गई, इतना सब कुछ बढ़ गया, मतलब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए, इंडिया उभर रहा है, इंडिया इकोनॉमिक पावर अच्छी बन गया, एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो क्या ऐसी बुराइयाँ थी इस पॉलिसी में, या फिर क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने एडवर्सली इफ़ेक्ट किया हमारी कंट्री को? क्या क्या चीज़ें थी? सबसे इम्पॉर्टेंट, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर की कोई भी बात पढ़ी नहीं। तो क्या हुआ भाई, हमने क्या किया था, मतलब इस एलपीजी पॉलिसी ने बेसिकली क्या किया था, सारी चीज़ें, सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी थी। किसको दी थी? सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही दी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आप उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही प्राइवेट सेक्टर के आने की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है। मतलब भर भर के इम्पोर्टेंस दी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ऑब्वियसली जो हमारा पिछड़ा हुआ, ऑलरेडी पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो वो और पिछड़ ही जाएगा। तो क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर की हैज़ डिप्लीटेड टू मेजरेबली अ लो ऑफ 2 to 3%, 2 से 3% तक ही रह गई सिर्फ और सिर्फ। और इससे क्या हुआ, एक गल्फ, एक डिवाइड बन जाता है, एक गैप बन जाता है किसके बीच में, अर्बन और रूरल इकोनॉमीज़ में। अर्बन और रूरल इकोनॉमीज़ जो है उनके बीच में गैप बन जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर हम देखते हैं रूरल लोग रहते हैं। रूरल लोग, जो रूरल पीपल होते हैं वही एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं। तो वो, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अर्बन मतलब एरियाज़ में जो होती है इंडस्ट्रीज या फिर अर्बन पीपल जो होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने लगा और ये गैप बढ़ता गया। और आज भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गल्फ है। साथ ही साथ इससे पॉवर्टी भी हुई। स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है पॉइंट, कि जो स्लो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हिंडर होती है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, ये अगर ये धीरे धीरे चल रहा है तो इससे क्या होगा, आगे जाके लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म की भी मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, इसके देखो कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। सबसे पहला रीज़न, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर काम कर रहा है, इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, हमने तो पढ़ा है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लो गन्ना बना, खेत में गन्ना उगाया, अब वो गन्ना वो जो है वो ही तो रॉ मटेरियल का काम करेगा इंडस्ट्रीज़ में जाके। चीनी बनानी है तो चीनी कहाँ से बनेगी भाई,
चीनी गन्ने से ही बनेगी और गन्ना वहाँ से आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एक तो पहला पॉइंट हो गया कि भाई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमको एग्रीकल्चर सेक्टर, हमको मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और ये उस मतलब जब एग्रीकल्चर सेक्टर ये स्लो पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ में कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, तो उसकी भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कि जो लेबर आती है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ज़्यादातर आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो सप्लाई ऑफ लेबर भी अगर कम हो गई, मान लो लेबर नहीं आई एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कौन करेगा? मशीनें खुद तो काम करेंगी नहीं ना, उनको भी तो कोई चलाने के लिए चाहिए, उनके साथ काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ फिर से स्लो हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि सप्लाई ऑफ आपका जो भी मतलब फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स, कौन से फाइनल गुड्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी फाइनल गुड्स बनाता है, फाइनल गुड्स जैसे मतलब आप कह लो कैपिटल गुड्स, बेसिकली कैपिटल की मैं बात कर रही हूँ। कैपिटल गुड्स जैसे कि आपका मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, तो ये ज़्यादातर जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाता है उसका ज़्यादातर हिस्सा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बेचेगा ऑब्वियसली। क्यों? जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, मशीन्स हो गई, तो ज़्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर को वो बेचता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर खुद स्लो डाउन पड़ा हुआ है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो हो रहा है तो वो भी नहीं बनाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या ही भेजेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, इससे और एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो हो जाएगा। तो कुल मिला के साइकिल, एक काइंड ऑफ साइकिल चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है जब एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया, इससे रिजल्ट क्या आता है? अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हैम्पर होगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया, पहला पॉइंट हमारा ये डन हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ये जो ग्रोथ प्रोसेस थी ना, ये अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी, अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा शो हो रही थी। मतलब अब देखो, जैसे हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर की कंट्रीज़ जो हमारे बाहर की जो कंपनीज़ हैं हमारी कंट्री में, MNCs हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी कंट्री में आके अपना ऑफिसेज़ वगैरह खोल रही हैं। तो आपको लगता है वो गांव में ऑफिस खोलेंगे? आपने कोई भी गांव में ऑफिस देखा है? नहीं, बड़े बड़े शहरों में होता है, भी पुणे में, मुंबई में, जयपुर में, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में होते हैं ऑफिसेस। तो क्या हुआ, इससे जो ग्रोथ थी ना बेसिकली वो वन सेंटर्ड थी, मतलब सिर्फ अर्बन एरिया से ही ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी। रूरल एरिया पे बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं गया, मतलब या फिर बहुत कम ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया, रूरल एरियाज़ को निगलेक्ट किया गया, ठीक है। और इससे जो रूरल अर्बन का जो गल्फ है ना, उनके बीच का जो गैप है वो और बढ़ता गया, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोसेस वॉज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, ये भी समझ आ गया। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? देखो, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। पर अब हमने क्या किया है, हमने MNCs को अलाउ कर दिया है। अब यहाँ पे आप खुद देखो तो क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, फिर हमारी कंट्री के जो ब्रांड्स हैं वो आपको कम दिखेंगे, आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स ज़्यादा दिखेंगे। होता है कि नहीं? तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आए, MNCs जो आए, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर मार्जिनलाइज्ड। उनको कम प्रॉफिट मिलता था, उनका सामान नहीं बिकता था, ओइंग टू द पुअर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में नहीं उतर पाए थे। तो MNCs अपना फिर से बोलबाला कर रही थी, मतलब ये कह लो पहले ब्रिटिशर्स थे, अब MNCs आ गई, ये समझ लो। अभी भी हम क्या थे, मतलब उनके नीचे दबे हुए थे। इतने नहीं हैं, अब नहीं है, ये तभी की बात है जब LPG पॉलिसी आई थी। फिर क्या है नेक्स्ट, लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस मतलब ग्रोथ प्रोसेस एक ही तरफ झुकी हुई है, सबको लेके नहीं चल रही है। सारे सेक्टर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, सिर्फ कुछ ही सेक्टर ग्रो कर रहा है। कुछ में मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आपका इंडस्ट्रीज़ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ना वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। द ग्रोथ वॉज नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको इंक्लूड नहीं कर रही थी। किसको निगलेक्ट कर दिया हमने? एग्रीकल्चर सेक्टर को। अभी तो हमने पढ़ा, हमने रूरल एरियाज़ को निगलेक्ट कर दिया एंड डिड नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और ये किसकी वजह से हो रही थी? ज़्यादातर ग्रोथ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। इंडियन फार्मर्स वर शिफ्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, और इसी वजह से
क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया, उसको नेगलेक्ट किया गया, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं शो हो रहा था, उसकी ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो थी। तो एक जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स थे, वो क्या करने लगे, अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए वो कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो गए कि भाई हम तो कैश क्रॉप्स बनाएंगे। हमें पता है कैश क्रॉप्स क्या होती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लो सिर्फ हमारे सब्सिस्टेंस के लिए नहीं, हम पैसा कमाने के लिए उगाते हैं, वो कैश क्रॉप्स होती हैं। तो वो कैश क्रॉप्स उगाने लगे, वो फूड ग्रेन्स अब नहीं उगाते थे। अब फूड ग्रेन्स जब नहीं उगाएंगे तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की कमी आ जाएगी। तो फूड ग्रेन्स कहाँ से हैं, फूड ग्रेन्स इसीलिए हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़े। मतलब उस टाइम तक ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी हमें क्या करना पड़ रहा था, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़े थे। हमारी कंट्री में इतने फार्मर्स होते हुए भी, इतना सारा खेत और इतना सारा सामान होते हुए भी हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब सब चीज़ें एक दूसरे को मतलब लीड कर रही थी, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स ड्यू टू देयर शॉर्टेज, उनकी शॉर्टेज की वजह से। तो ये सब हुआ, लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस थी, एक तरफ झुकी हुई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, एग्रीकल्चर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया। लास्ट, कल्चरल इरोजन। हमारा जो कल्चर था ना, कुल मिला के वो ख़राब हो रहा था। वो कल्चर ही नहीं, एक्चुअली अब देखो आज के टाइम पे भी अब क्या होता है, हमारे पास इतने एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आ गए हैं, क्योंकि अब भर भर के हमारे कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेज हैं, है ना। तो क्या है, बहुत सारे भर भर के ब्रांड्स आ गए हैं। अब जब भर भर के ब्रांड्स आ गए, हम इतना खर्चा करते हैं, हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं, हमारा कल्चर बेकार हो रहा है। हम एक कपड़े को 2 बार पहन करके फेंक देते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, 2-2 हज़ार के टॉप्स ले रहे हैं, 1700 की जीन्स ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुल मिला के हमारा कल्चर ख़राब हो रहा था, और ये सारी चीज़ें हो रही थी बेसिकली। और हम अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, अब काफ़ी तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। तो उस टाइम पे हम अडॉप्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि MNCs आ रही थी, और MNCs ऑब्वियसली बाहर की हैं, कंट्रीज़ हैं। तो क्या है, हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे, राइट, मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे हमारा कल्चर इरोड हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ये मेरिट्स हैं, ये आपके सारे मेरिट्स हो गए, ये सारे आपके डीमेरिट्स हो गए। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, अगर मुझे पता होता ये इतना छोटा सा टॉपिक है तो मैंने लास्ट वीडियो में ही कवर करवा देती, बट कोई बात नहीं। ये आपको इस पूरे चैप्टर का PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एंड येस, अगर आपको कोई भी डाउट है लाइक किसी भी सब्जेक्ट में, इसी में नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हुए इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना। मैं हमेशा हर किसी का रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही हैं, 11th के 12th के न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर्स कैसे आंसर करें, या फिर कोई भी XYZ डाउट है आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।